अब ये देखना अंगुली से बुझा देगा इसको, अंगूठे से। बोरी कुछ भी कंबल वगैरह जो भी है जोर से मारनी है। तो अगर हम बात करें तो अपराध किस तरह के हो सकते हैं? साइबर स्टॉकिंग के अपराध हो सकते हैं, साइबर बुलिंग के अपराध हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और अपने घर पे अच्छे से रह रहे होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और चलते हैं कॉलेज के लिए। तो चलिए। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके कॉलेज। तो चलिए चलते हैं और अपना काम करते हैं। ये हमारी सीट और ये हमारी मैडम भाग्य मैडम। बस हो गया। नहीं मैं देख रहा था भाई साहब आप क्या क्या एक्टिंग कर रहे हो वो वाली। चलिए अब सुबह बाहर निकलते हैं कॉलेज से, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। और यहाँ पे फंक्शन चल रहा है अभी, तो देखते हैं क्या है। एनएसएस का चल रहा है। तो गाइस कॉलेज में आए हुए हैं आपदा प्रबंधन वाले, जो कि हमें अपने कैसे बचा जाता है वो बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। डिजास्टर होते ही सबसे पहले होता है उसका रेस्क्यू के लिए वो करना, और उसके अंदर पुलिस को फ़ोन करना, एम्बुलेंस को फ़ोन करना, फायर है तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करना, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फ़ोन करना। इन चीज़ों को आप करेंगे तो डिजास्टर का आपका मैनेजमेंट होगा। आप फिर देन जब तक रिसोर्सेज आते हैं तब तक आप किसी डिजास्टर में जो आदमी इंजर्ड हुआ है, कैजुअलिटी हुई है, उसको आप कैसे लाइफ को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि एक्सीडेंट किसने देखा आप में से लाइव अपनी आंखों से कि मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है? ऊपर हाथ करके बताइए आप। 4-5 लड़के हैं, नीचे हाथ कर लीजिए। अब हेल्प किसने किया आप में से? ठीक है, पीछे से 2 जनों ने। 5 टी-शर्ट से आसानी से स्ट्रेचर बना लोगे। ये चीजें आपको ये बता रहे प्राथमिक उपचार में सावधानियां रखनी है। उपचार तो कोई भी कर देगा। वो बता रहे थे पीछे से एक बच्चा कि मैंने पट्टी बांधी, उस पे जो भी है मेरे पास ट्यूब वगैरह थी वो लगाई और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। लेकिन इसके भी अपन कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार करने के तरीके होने चाहिए अपने को। जीने की संभावना अपने को बढ़ानी है, घटानी नहीं है वहां पे। अब ये हो गई। अब देखना आप, उसके पास में स्ट्रेचर लाना है। जिस पैर में चोट लगी है उसके विपरीत साइड में लाना है। उस तरफ रखो, पकड़ लेगा। अब इसको हल्का सा अपनी तरफ रोल करना है। तुम्हारी तरफ रोल कर लो और नीचे ये स्ट्रेचर डालना है। 2-4 जनों की आप सहायता लीजिए और स्ट्रेचर डालिए। इस मेरे पास फोन आया, परिवार के 10 सदस्य एक साथ जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, एक भी नहीं बचा। शॉक होता है, बेहोश। तीसरी चीज, हार्ट अटैक का केस, जिसके अंदर जिसके नेचुरल प्रॉब्लम है, आनुवांशिक प्रॉब्लम है या कुछ भी है, हार्ट अटैक के केस। तीसरा, पानी में डूब गया, बिजली का करंट लगा, महिलाओं में डिलीवरी का केस, जो अपने को बहुत कम देखने को मिलता है ऐसी चीजें। तो एक चीज दिमाग में रख के चलिए, हार्ट अटैक का केस इन्होंने बताया उसमें कारगर नहीं है। हर चीज में कारगर है जो मैं बताया हूँ। हार्ट अटैक के केस में तो कारगर होगा ही, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उन सब में कारगर है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मुझे पहले मालूम करना है इसको हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे तो उस परिस्थिति के अंदर सीपीआर देना है जो क्लिनिकल डेथ हुई है। क्लिनिकल डेथ क्या होती है? अनचाही मौत। 6 मिनट का समय होता है जिसके अंदर अपना हार्ट जो होता है, कई कारणवश, जो मैंने कारण आपको बता दिए, उनकी वजह से मेरा हार्ट पंप करना बंद कर देगा, एक जगह रुक जाएगा। तो क्या होगा? अगर मेरा हार्ट रुक गया तो क्या होगा? ये ब्लड सप्लाई नहीं करेगा। ब्लड सप्लाई नहीं करेगा तो जो महत्वपूर्ण चीज है, मस्तिष्क में सेल्स वगैरह है, नर्वस सिस्टम है, वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। और 6 मिनट तक जीवित रहता है अपना शरीर। ये जो नर्वस सिस्टम है, 6 मिनट तक इसको जगा दोगे ना आप, ये सो गया किसी कारणवश, अनचाही मौत, इसको जगा दोगे तो वापस पंप करना स्टार्ट कर देगा। जब नर्वस सिस्टम 6 मिनट तक जीवित रहता है, वो वापस सर्कुलेशन करना स्टार्ट कर देगा और आप जीवित रहोगे। 6 मिनट बाद वो बायोलॉजिकल डेथ में चेंज हो जाती है। वही डेथ बायोलॉजिकल डेथ में चेंज हो जाती है। उसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे।
हार्ट अटैक के केस में डॉक्टर यही बोलता है 5 मिनट पहले ले आते हो तो शायद में कुछ कर लेता। क्या करता हो, सीपीआर देता। किससे? उनके पास मशीन होती है लाइट वाली, उससे वो सीपीआर देते। इसलिए बोल रहे हैं वो आपको कि आप 5-6 मिनट पहले ले आते तो मैं कुछ कर देता। तो आप ही कर लो ना वहां पे। मेरे पिताजी के हार्ट अटैक आया तो मैं ही कर लूँ ना यहाँ पे बैठा बैठा ही। जगह पे हार्ट ब्रश पे लेटाया, उसके बाद में कंधे पे थप्पी मार के पूछ रहे हैं पिताजी आपको क्या हुआ, भाई आपको क्या हुआ, जो भी है। देखो अब इससे ये होता है कि अगर इसमें हल्की फुल्की भी श्वास वगैरह है या बोल नहीं पा रहा है, जीभ कई बार क्या होती है बेहोश होने से जीभ उलट जाती है, तालुओं पे चिपक जाती है, बोल नहीं पाता है, श्वास नली अपनी बंद हो जाती है। लेकिन चेहरे के हाव भाव या पुतलियां हिल जाएगी कि अभी तक इसमें श्वास है। इसको ये मालूम चला कि इसमें बिल्कुल भी श्वास नहीं है। उसके बाद में इसके सिर के पास में आना है, सिर के पास में आना है, सिर के पास में आके मुंह खोल के देखना है कि वो जो मैं बता रहा था ना अभी जीभ वाला, ये तो नहीं हो गया कहीं। तो एक इसी वजह से इसको श्वास नहीं आ रहा, तो इसको तो सीधा कर देंगे अपन मुंह खोल के। देखा जीभ अगर उल्टी हो रखी है तो अंगुली डाल के उसको सीधी कर दीजिए, आप श्वास नली वापिस चलने लग जाएगी। अगर जीभ उल्टी नहीं है तो आगे की कार्रवाई काम करिए आप। फिर मुझे और मालूम करना है कि ये बेहोश ही है या फिर श्वास ही नहीं आ रहा। श्वास और काम कर रहा है। इस जगह पे चेक करिए आप दोनों साइड में, इस जगह पे अपनी पल्स होती है क्रेडिट पल्स। 10 सेकंड तक चेक करना है, धड़कती हुई नब्ज। तभी चेक करो इस जगह पे। जिसकी है वो बैठा रहो, जिसकी नहीं है वो देख लो हॉस्पिटल कितना दूर है यहाँ से। ठीक है, ये तो मजाक की बात है। अभी देखना यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं 10 सेकंड तक। 3 सेकंड होल्ड किया, फिर दूसरी जगह। हो सकता है एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए अपन, इसलिए 10 सेकंड तक चेक करनी है। इसको ये पता चला कि पल्स एब्सेंट है। एक और तरीका आजमाएंगे अपन की श्वास आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रखना है, इस तरीके से गाल के ऊपर अपना जो गाल है उसका नाक टच करना है। इससे क्या होगा, और चेस्ट को देखते हुए रहना हाथ रख के। अगर मैं श्वास ले रहा हूं, देखना अभी क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है ना हाथ, मेरा हाथ अप डाउन हो रहा है। और जो गाल है उसके नाक के टच करने से क्या होगा, गर्म हुआ देता है वो जो भी श्वास देता है। आप अपने स्कैन पे चेक करके देख लीजिए, आप गर्म श्वास बाहर देगा तो उसको मालूम होगा कि श्वास ले रहा है। इतने तरीके करने के बाद में मुझे इसको कंफर्म हो गया कि ये श्वास नहीं ले रहा है। ये तरीका करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट अपने को करना है। उसके बाद में इसका काम हो जाता है स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले चेस्ट के ऊपर से कपड़े हटाना है। जो भी पेशेंट है उसके चेस्ट के ऊपर से कपड़े हटाना है और हमेशा पेशेंट के दाहिनी तरफ बैठना है, घुटने टिका के। इसका मुंह पेशेंट के दाहिनी तरफ बैठना है, घुटने टिका के। क्यों बैठना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेशेंट के दाहिनी तरफ, ध्यान रखना, दाहिने हाथ की तरफ इस तरीके से घुटने टिकाना है। चेस्ट से कपड़े हटा लिए। अब चेक करना उसकी जो ये हथेलियां है ना, रिब्स, इनको चेक करते हुए आना दोनों तरफ से ये कहां पे जुड़ी हुई है। सभी चेक करते रहो अपने। ये मान के चलो कि मैं आगे खड़ा हूं, दोनों साइड से चेक करते हुए आना है इस जगह पे। यहाँ पे जो दोनों पसलियों को, रिब्स को एक जगह जोड़ती हुई यहाँ पे ये चीज हुई है, लटकती हुई चीज, जिसको गांव की भाषा में कलेजा कोडी बोलते हैं। जाइफाइड प्रोसेस है ये। इस जगह पे उससे 2 इंच पेशेंट के चेहरे की तरफ, 2 उंगली पेशेंट की चेहरे की तरफ ये देना है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ढांचा सा बना हुआ है। एक जीवित व्यक्ति के अपन सीपीआर नहीं दे सकते, इसलिए ये देखना, ये रिब्स, ये लटकती हुई चीज जाइफाइड प्रोसेस। उससे 2 इंच ऊपर पेशेंट के चेस्ट पे मास्टर का मोटा वाला हिस्सा टिकाना है। मास्टर एंड का मोटा वाला हिस्सा टिकाना है अपने को। ये बुद्धा कोई सा भी काम करता है वो, ये देखिए आप टिकाया। दूसरे हाथ का सपोर्ट देना, अंगुली में अंगुली डाल के इस तरीके से। अब अपना पूरा वेट पेशेंट के चेस्ट पे देना इस तरीके से। कंधे लॉक, कोहनी लॉक, रिस्ट लॉक। लॉक का मतलब है टाइट करना अपने को। जब अपन सीपीआर दे तो अपने हाथ, एक गलत सीपीआर देना साइड में, आप देखिए ये नहीं होना चाहिए, ये गलत सीपीआर है। अब ये बोल रहे थे ना कि चेस्ट को दबाना है, ये चेस्ट दबी नहीं रहा है। अब क्या करना है, इस स्थिति के अंदर अपन पेशेंट के चेस्ट का हाथ आधा दबना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए। 4 से 5 सेंटीमीटर नहीं मालूम है तो आधा दबना चाहिए। जो भी पेशेंट का चेस्ट है वो आधा दबना चाहिए। अब कितना दबना चाहिए, 30 बार दबाना है, 30 बार दबाना है और आधा दबना चाहिए। ये देख लीजिए, बेड शीट, कंबल, जो भी चीज है
अब ऐसी चीज नहीं लेनी अपने को जो छिन हो रखी है, पुरानी है, वो तो फट जाएगी वजन से। ठीक है ना, इसको ऐसे बिछानी है। बिछाने का तरीका अपन जो बेड पे या उस पे बिछाते हैं, 2 लकड़ी के टुकड़े या पाइप के टुकड़े लिए उनको उसके ऊपर रखना है, दोनों छोर को जो बचे हुए हैं उनको उनके ऊपर डाल देना है। ये बन गया इस तरह से। ये लो, बिल्कुल सिंपल, 30 सेकंड भी नहीं लगे इस बनाने में। और ले जाइए आप, नहीं इनको भेज दो, जिसके साथ के बुझाएंगे। अब देखिए कई तरीके से आग लगती है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर एक सेकंड, सिलेंडर आग लगने से उसमें कुछ नहीं होगा जब तक सिलेंडर फटेगा नहीं। और फटता कब है सिलेंडर? जब तक बाहर की चीजें जलेगी नहीं, या उसके साथ छेड़छाड़ करके जो ये रिफिल करते हैं ना एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में, उस परिस्थिति में फटने का डर रहता है। या तब तक फटेगा जब तक इसकी एक्सपायर डेट हो जाती है। इस प्लस ये जो इसकी पाइप है, होज पाइप, इसको समय समय पर बदलते रहना है। इस पे भी एक्सपायर डेट लिखी हुई रहती है, जो होज पाइप है उस पे भी लिखी हुई रहती है। ये तो है नॉर्मल सावधानी। अब इसके बावजूद आग लग जाती है, सबसे पहले जहां से चूल्हे को अपन कनेक्ट कर रखे हैं उसमें आग लग जाए, उसमें किस स्थिति में आग को काबू करना है देखिए आप। अब ये देखना, अभी मत बुझाना इसको। अब ये देखना, क्या आग के और होज पाइप के बीच में कुछ गैप है क्या? है ना। अब इसमें से अंगुली डाल के दिखाएगा, ये डालना, इसके बीच में से अंगुली निकाल ले, 2-3 बार अंगुली निकाल। यहाँ से ठंडी गैस, एलपीजी ठंडी गैस होती है, और ये जो गैप है ना यहाँ से ठंडी निकल रही है ये। अब ये देखना, अंगुली से बुझा देगा इसको, अंगूठे से, अंगूठे की सहायता से उसके पास में आना है और ये इस तरीके से बंद करना है। एक नॉर्मल सी चीज है ये, बॉम्ब नहीं समझना है इसको, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हो सके तो किचन से बाहर लेके सुरक्षित जगह पे ले आइए, खुले के अंदर, अगर आप घबरा रहे हो वहां पे। क्योंकि डर ये रहता है किचन में ऐसी चीजें, ऑयल वगैरह, घी वगैरह वो रहते हैं, वो आग पकड़ने का डर है। बाहर ले आइए आप। पहला तरीका तो यह हो गया। लगती है टंकी के जो मेन है उसमें आग लगती है, देखिए आप। रेगुलेटर में आग लगती है, यहाँ पे भी अपन अंगुली से बंद कर सकते हैं, ये देखिए आप। उसके पास में जाना है इस तरीके से। 2 तरीके हो गए आग बुझाने के। अब पूरे अगर सिलेंडर के मुंह में आग लग जाए, सिलेंडर के मुंह में आग लग जाएगी, तब क्या करना है? लगाइए। ये सिलेंडर 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे जब तक नहीं फूटेगा तब तक इसके वातावरण में आग नहीं लगेगी आसपास। वो क्या है उसके पास में है? बोरी, कुछ भी, कंबल वगैरह जो भी है, जोर से मारनी है, बिल्कुल ठीक है। 3 तरीके हो गए। अब चौथा तरीका, बाल्टी को खाली कर लो। चौथा तरीका, सबसे सेफ तरीका, सबसे इजी तरीका। पड़ोस में परचून की दुकान से लाने में कितना टाइम लग जाएगा? है ना घर पे? बहुत अच्छी बात है, सबके घर पे, हमारे घर पे भी है। इसलिए हम यही बताने आए कि जो वहां पे अपने पास प्रेजेंट है उसी से आग बुझानी है। इस पे कितनी भी पानी डाल दीजिए आप, कितनी भी मिट्टी डाल दीजिए आप, नहीं बुझेगी। कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, नहीं बुझेगी। जब तक इसकी ऑक्सीजन कट नहीं करोगे तब तक नहीं बुझेगी। अब बाल्टी से सिंपल सा तरीका देखिए आप। पहले पकड़ने का तरीका बताइए, जला दो, तू जला, तो तुम्हारा काम करो। इसको कड़े को साथ में ले, पकड़ने का तरीका देख लीजिए। जो बाल्टी के एक जो कड़ा भी आता है ना, इसको साथ में पकड़ना है और इस प्रकार पकड़ना। जला दे आग, जला, रुक जाना, अभी बुझाना मत, रहने दो, जलने दो इसको। 10-15 मिनट जलेगा, खुले में है, कुछ नहीं होगा। आप बाल्टी बाथरूम में लाने से कितना टाइम लगा होगा? आप बता देना कि आ गई बाल्टी। नहीं आई अभी, मेरा बाथरूम दूर है। आ गई? नहीं आई अभी, ठीक है। बाल्टी को इस प्रकार पकड़ना है, घबराना नहीं है, सही स्थिति में आना है और मुंह पे जोर से बंद करना है। खोल, बिल्कुल सिंपल सा तरीका। ये ठंडी आ रही है, बिल्कुल पास में जाके बुझा ले, कुछ भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बुझा ले, कुछ नहीं होगा। जाओ पास में, घबराना नहीं है। कटो बंद।
अब ये तो वॉलंटियर भीड़ में शामिल होना है, मदद करनी है, आगे आना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। इतनी देर तो मैं दिमाग में इसलिए आपके घर वालों को ला रहा था कि ये सीख सके, मदद हर किसी की करनी है। आप यहाँ पे मदद करोगे, कोई ना कोई आपके परिवार की मदद करने के लिए तैयार है वहां पे। क्लियर? अब मैं हमारे सर हेड कांस्टेबल को बुला रहा हूँ, 2 शब्द कह के आज के डेमो को विराम देंगे। धन्यवाद सभी का। इतनी देर आपने शांतिपूर्वक तरीके से सुना। स्कूल प्रशासन एवं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, कुछ न कुछ आपके समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत आई, लेकिन कई तरीके, जैसे गैस वाला था तो इसको प्रायोगिक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करना है। अपने को आवश्यकता पड़े, महसूस हो या जरूरत के समय ही अपने को इनको काम में लेने, जब ये सार्थक साबित होंगे। वो आपने देखा, उनको अपने तरीके से कीजिए, आप अपने आप प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों ने, बच्चों ने प्रैक्टिकल देखा है और बच्चे ने इसे करके देखा, तो ये अपने साथियों के साथ में ग्रुप में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें और इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए आपस में। जब आप लोग आपस में प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी कम्युनिटी को, स्कूल को, अपने साथियों को, सबको इस बारे में अवेयरनेस कर सकेंगे। अब हमारे जो परम मित्र हैं अभिषेक सर, उनका लेक्चर है साइबर सिक्योरिटी पे, तो देखते हैं अब कब होता है स्टार्ट। और यहाँ पे चल रहा है ये एनुअल फंक्शन की तैयारी। बात करते हैं तो अपराध किस किस तरीके के हो सकते हैं। साइबर स्टॉकिंग के अपराध हो सकते हैं, साइबर बुलिंग के अपराध हो सकते हैं, साइबर उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी, ये जो चीजें हैं ये आज के टाइम में बहुत कॉमन है स्मार्टफोन्स के ऊपर और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके ऊपर। आप YouTube देखिए, YouTube पे एड्स आते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को लेकर के तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो हमारी यंग जनरेशंस हैं वो किस तरीके से साइबर क्राइम्स को लेकर के अवेयर हो सकती हैं, जागरूक हो सकती है, उनके लिए क्या हो सकता है, क्या वो उपाय कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला है कि कभी भी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को हम वैसे ही सुरक्षित रखें जैसे हम अपने आप को स्वयं को सुरक्षित रखते हैं। इट मीन्स ये है कि हम कई बार क्या होता है, अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स को हम क्या करते हैं, बड़ा कैजुअली लेते हैं। अकाउंट ओपन कर दिया, हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन उस सेटिंग्स में जाकर के हमको अपनी प्राइवेसी को लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे क्या होगा कि आपके पोस्ट किए गए फोटोज, वीडियोस जो हैं उनकी जानकारी दूसरे लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो फाइनली हो चुका है इनका लेक्चर खत्म और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। बहुत बोलते हैं ये, लेक्चर देते रहते हैं यहाँ पे। क्या करूं, लोग बहुत बुलवाते हैं उससे। लोग बुलवाते हैं या फिर आप खुद ही बोलते हो? मैं बचपन से ऐसा नहीं था, फिर मैं धीरे धीरे जो है बोलने लगा। और पहले मैं रोता था बचपन में। और फिर आज हालत ये हो चुकी कि अगर मैं बोलूँ ना तो मेरा मतलब खाना हजम नहीं होता है। हाँ चलो बढ़िया है। मैं भी बात करना बोलना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है साहब, चलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं। तो पहुंच चुके हैं गाइस घर पे। तो चलिए गाइस अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, थोड़े 1 महीने का टाइम बचा है अब। तो चलिए अब पढ़ाई करते हैं। तो गाइस पढ़ाई हो चुकी है ओवर। अब कट करते हैं एडिटिंग ब्लॉग की। तो गाइस इस ब्लॉग का यही करते हैं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने भाई का सपोर्ट करते रहें। Thank you.